हाल ही में हुए कुछ स्टेट्स के इलेक्शन में आपने एक काफ़ी कॉमन टर्म सुनी होगी कि हम प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी जो वर्ड्स होते हैं, इन जैसे वर्ड्स का क्या मतलब होता है, या फिर एक वर्ड जो है कैसे अफेक्ट करते हैं हमारी पॉलिटिक्स को। या फिर बात करूँ कि कैसे जो उड़ीसा है हमारा बात का स्टेट, वो कैसे एक फूड जहाँ पे क्राइसिस चल रही थी पिछले कुछ सालों से, तो अब जाके कहीं फूड क्राइसिस से लेकर गवर्नेंस कुछ ऐसा काम किया है जहाँ पे फूड सरप्लस में उड़ीसा आ चुका है। तो ऐसे कौन से स्टेप्स लिए हैं या फिर ऐसी कौन सी पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट ने वहाँ पे लागू की है जिसके कारण जो उड़ीसा है वो एक फूड सरप्लस में चला गया है। डिस्कस करेंगे टॉपिक्स के बारे में, साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स भी। हेलो नमस्कार डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू रॉ क्लासेस। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड मेरे जो फ्रेंड्स इस सीरीज़ में पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दूँ कि ये हमारे करंट अफेयर की सीरीज़ है। करंट अफेयर के साथ साथ हमारा फोकस हमारी पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है एंड हम जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं और आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज का जो कोट है आप सभी के लिए, डिफरेंस द मैन हु डज नॉट रीड हैज़ नो एडवांटेज ओवर द मैन हु कैन नॉट रीड। अब ये जो कोट है ना रेफरेंस में आपके साथ में, जैसा आपको पता है जो लोग पहले से जुड़े हैं इस सीरीज़ के अंदर उनको तो पता ही है कि ये जो कोर्स होते हैं डिफरेंस, अगर आप इन्हें अपनी लाइफ के अंदर, बिकॉज आपको पता है कि पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो कोई एक दिन का काम नहीं है, इट ग्रोज एवरीडे। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एवरीडे निखर के आती है, डिस्पाइट कि आप ऐसे कुछ स्टेप्स ले रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। तो ये जो कोर्स होते हैं ना स्टूडेंट, ये काफ़ी इजी स्टेप्स होते हैं। कुछ टिप्स मान लीजिए इनको आप, जिसे अगर आप अपनी लाइफ में डेली इंप्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर डेफिनेटली एक चेंज ज़रूर देखेंगे। तो आज का जो कोट है आप सभी के लिए, द मैन हु डज नॉट रीड हैज़ नो एडवांटेज ओवर द मैन हु कैन नॉट रीड। मार्क ट्वेन का ये कोट है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर पढ़ नहीं रहा है तो को कोई एडवांटेज नहीं है उस व्यक्ति के कंपेरिजन में जो पढ़ नहीं सकता है। अब इससे क्या हमें देखने को समझने को मिलता है डिफरेंस कि ये जो चीज़ है ना कि रीड करना आपके लिए एक एडवांटेज साबित हो सकती है। डजंट मैटर आप क्या पढ़ रहे हैं। अब ये चीज़ एक सही है कि आप, मैं चाहूँगा कि आप ऐसे कुछ आर्टिकल्स हैं या फिर न्यूज़पेपर्स हैं या मैगजीन्स हैं या बुक्स जो हैं, अगर उनको आप प्रेफर करेंगे पढ़ना तो दैट कुड हेल्प टू इम्प्रूव योर नॉट जस्ट वोकैबुलरी बट आपकी जो लर्निंग्स है वो आपको मदद करेंगी। बिकॉज एक चीज़ ये भी होती है डिफरेंस कि एक सीखते हैं आप अपने एक्सपीरियंस से, और एक दूसरी चीज़ होती है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, यानी कि उन्होंने क्या गलतियाँ करी है या फिर क्या उन्होंने एक अच्छे काम किया, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो जो आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको उनके एक्सपीरियंस के बारे में पता चलेगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करें। आप डेली अपनी लाइफ के अंदर, मैं चाहूँगा कि आप हाफ एन आवर ज़रूर इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें। बिकॉज इन्वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ डिफरेंस कि ये कहीं ना कहीं आपको आगे जाके बिल्कुल एक फ़ायदा ही प्रदान करने वाली। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आपको जो भी इंटरेस्ट है, अब आप कहेंगे सर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है या फिर चीज़ों को पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग लगता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप वो चीज़ उठाइए जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आता हो। लेट्स से कि आपका इंटरेस्ट जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर है, तो मैं चाहूँगा कि आप एक ऐसी मैगज़ीन उठाएं जिससे कि आपका एक फेवरेट जो स्पोर्ट है वो क्रिकेट है। तो आप एक काम कीजिए, आप एक मैगज़ीन खरीदिए, क्रिकेट की मैगज़ीन। उसके अंदर होगा क्या कि आपको पढ़ने के अंदर इंटरेस्ट आएगा, आप बोर नहीं होंगे इस चीज़ से। देन आप धीरे धीरे क्या करेंगे, आप एक बार आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में है तो डेफिनेटली आप फुल फोकस्ड होकर इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो एक बार जब आपने उस मैगज़ीन को पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे आपकी एक हैबिट जो है वो फॉर्म हो जाएगी एंड देन उसके बाद आप कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने वो मैगज़ीन जो थी वो 10 दिन में ख़त्म कर दी। देन उसके बाद क्या है, एक आपकी हैबिट बन चुकी है, आपको कुछ पढ़ना है। देन उसके बाद होगा कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ने में क्या होगा कि आपको एक इंटरेस्ट आएगा, आप चीज़ों को फोकस के साथ पढ़ेंगे एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़रूर अगर आप आप सभी के पास इतने रिसोर्सेस होंगे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आप कुछ भी कोई अपार्ट फ्रॉम आपके एकेडमिक बुक्स जो हैं उनके अलावा कुछ और भी पढ़ना स्टार्ट करें। एंड अगर आपको कोई रिकमेंडेशन चाहिए तो ये नीचे आपके साथ चैनल शेयर करता हूँ, आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम या वो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जो है जुड़ सकते हैं एंड आई विल शेयर सम पीडीएफ्स ऑफ बुक्स व्हिच यू कैन रीड। ये था जो कोट आप सभी के लिए ना, और उसका सवाल है आप सभी के लिए। आपको बताया कि मैं आप सब लोगों के साथ में हर रोज़ एक करंट अफेयर का सवाल पूछता हूँ जो जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना होता है। तो आज का सवाल है आप सभी के लिए कि कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द लीगो इंडिया ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर टू बी बिल्ट इन महाराष्ट्र। द लीगो स्टैंड्स फॉर। अब ये जो लीगो चीज़ है ना दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप इसके बारे में, मैं चाहूँगा कि आपको इस बारे में नहीं पता है या आपको पता भी है तो आप थोड़ा सा और रिसर्च कीजिए
दैट्स ए ग्रेट थिंग। अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि लीगो है क्या, प्लस इसकी जो डेफिनेशन है या फिर इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी आपको पता चलेगी। दैन एक बार आपको उसका आंसर पता चल गया, दैन प्लीज़ स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज आपको पता है कि आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को लिखेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। तो ये था आज का क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द आर्टिकल्स। आज 12 दिसंबर 2023 एंड पहला आर्टिकल फ्रॉम द न्यूज़ पेपर वो है डिक्रिप्टिंग टुडेज साइकोलॉजी एंड एंटी इनकम्बेंसी। अब डियर फ्रेंड्स, ये जो टर्म है ना एंटी इनकम्बेंसी, ये आपने काफ़ी सुनी होगी अभी, बिकॉज अब पता है अभी 5 राज्यों के अंदर चुनाव है विधानसभा के, तो उनके अंदर ये जो टर्म है ना एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी, ये काफ़ी चलन में थी। आई होप कि आप सभी ने कभी ये चीज़ जो है वो न्यूज़ पेपर में या फिर डिबेट्स में सुनी होगी। तो ये चीज़ है क्या, एंटी इनकम्बेंसी है क्या चीज़, और ये कैसे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। अभी एंटी इनकम्बेंसी इन इलेक्शन एनालिसिस कंपेयरिंग इट टू क्रिकेट एवरेजेस। अब राइटर जो है उन्होंने इस एंटी इनकम्बेंसी को क्रिकेट के एवरेजेस से कंपेयर किया है, विच डाइवर्ट्स अटेंशन फ्रॉम genuine issues that impacts people's voting choices. It argues that the trend diminishes the significance of crucial and social political concerns. अब राइटर का ये मानना है डियर फ्रेंड्स कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, ये जो वोट्स होते हैं या फिर जो वोटिंग सिस्टम होता है, इसका जो मेन एक वजह होती है कि हम वोटिंग किस लिए करते हैं, बिकॉज हमको गवर्नेंस चाहिए, हम डेमोक्रेसी है, इसके हर 5 साल के अंदर आप अपने अकॉर्डिंगली जो पार्टी है उसको चूज़ करते हैं। तो ये एंटी इनकम्बेंसी कारण हो क्या रहा है, कुछ ऐसे ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोगों का जो मेन मुद्दा होता है वो उससे हट के, यानी कि गुड गवर्नेंस को छोड़ के कुछ ऐसे एवरेजेस को लेकर लोग जो है वो गवर्नेंस को चुनने जाते हैं। अब जेन्युइन इश्यूज जो हैं वो क्या हो सकते हैं कि तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम है या एजुकेशन सिस्टम है या और भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं या पॉवर्टी लाइन चीज़ें हैं ऐसी, तो ये सभी एक जेन्युइन रीजंस हैं। बट इसके अलावा जो एक ट्रेंड चलता हुआ रहा है ना कि एक बार इस पार्टी की सरकार, नेक्स्ट टाइम वाई पार्टी की सरकार, एंड ऐसे चेंजेस होते जाते हैं। तो ये क्या होता है कि एंटी इनकम्बेंसी, इसी का एक ट्रेंड जो इसे कहते हैं, उसे हम एक लेमन्स लैंग्वेज में जो है वो हम एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं। नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिसकंटेंट, एंटी इनकम्बेंसी ट्रेंड टू नॉर्मलाइज dissatisfaction with government instead of questioning why it persists. It creates a pattern-based approach rather than addressing the underlying issues that leading public disillusionment. अब एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एक तरीके से ये मान लीजिए कि एक सरकार से जो नाराज़ जनता है इसलिए वो पार्टी चेंज करती है। अब आपको पता है कि राजस्थान के अंदर पिछले 30 सालों से ये पैटर्न चलता आ रहा है कि एक बार बीजेपी की सरकार, देन नेक्स्ट ईयर कांग्रेस की सरकार, और इस बार भी यही हुआ। पिछली बार कांग्रेस की थी एंड नाउ दिस ईयर इज बीजेपी गवर्नमेंट। तो लोग जो है वो सरकारें जो है ऐसा क्या कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रही है उनके इस 5 साल के कार्यकाल में, जिनके कारण लोगों को उन्हें डिमिनिश या फिर एग्जिट जो है वो दिखाना पड़ रहा है। तो इसके ऊपर ध्यान न दे के लोग किस पे ध्यान दे रहे हैं, इस पैटर्न पे ध्यान दे रहे हैं कि हाँ जी पिछली बार कांग्रेस की सरकार आई थी, नाउ इट्स टाइम फॉर बीजेपी। अब ऐसा ना हो कि जिस मान लीजिए लेट्स से कि इस बार बीजेपी गवर्नमेंट है राजस्थान के अंदर, अब होगा क्या इससे कि अब बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उनको 5 साल में ऐसे कुछ काम करने चाहिए कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, जैसे आपको पता है ना कि मध्य प्रदेश में और गुजरात के अंदर प्रो इनकम्बेंसी है। प्रो इनकम्बेंसी का मतलब है वहाँ की सरकारें कुछ ऐसा काम कर रही है या फिर वहाँ की जो रूलिंग पार्टी जो होती है, जैसे बीजेपी वहाँ पे पिछले कुछ सालों से बीजेपी ही है, तो उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनके कारण हो क्या रहा है कि जो लोग हैं उनसे काफ़ी खुश है, और इसी के कारण बार बार एक ही पार्टी जो जीतती आ रही है इन दोनों स्टेट्स के अंदर। तो इसे हम कहते हैं प्रो इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब है कि आप सरकार से संतुष्ट नहीं हैं, उनके कार्य से संतुष्ट नहीं हैं, एंड आप उससे भी ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि आपके राज्य के अंदर पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे कि मेरे जिस स्टेट में रहता हूँ राजस्थान के अंदर, तो इसमें एक लोगों के मन में कि ये धारणा है कि हर 5 साल में हमको सरकार चेंज करनी है। अब भले ही ये एक रीज़न हो सकता है कि हाँ सरकार के जो काम है वो इतने अच्छे नहीं है, इसीलिए लोग जो है उन्हें वोट भी नहीं देते हैं। तो इन सभी इश्यूज़ पे वोट होना चाहिए, ना कि एक पैटर्न के ऊपर। जैसे हम कहते हैं ना कि लेट्स से कि एक क्रिकेट की टीम है वो इस एक्स यानी कि मान लीजिए एक ग्राउंड के ऊपर पिछले कुछ 5 सालों से मैच जीतती आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि इस बार भी वही मैच जीतेगी। बट ये लॉ ऑफ एवरेजेस होता है कि हाँ हम जो कमेंटेटर्स हैं या फिर जो जनता देखती है तो उनको लगता है कि हाँ पिछले 5 सालों से ये टीम जो है इस ग्राउंड पे एक मैच नहीं हारी तो अभी भी नहीं हारेगी। अब उस दिन की कंडीशंस कुछ और हो सकती हैं, उस दिन के जो प्लेयर्स हैं उनका फॉर्म कुछ और हो सकता है, तो रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। बट ऐसे में एक चीज़ को लेकर ही पकड़ के रखना कि
नो दैट विल नॉट हैपन। तो ये सब चीज़ें जो है ये काम नहीं करती। लॉ ऑफ एवरेज जो है पॉलिटिकल सिस्टम में काम नहीं करता। यहाँ पे काम जो है वो एक मेजर फैक्टर है, यानी कि एक गवर्नेंस कितना इफेक्टिवली काम कर रही है वो ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि यहाँ पे एक तरीके से पैटर्न क्या चलता आ रहा है, ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो काम नहीं करेगी इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। इलेक्शन रिस्पेक्टेबल गवर्नेंस की बात की जा रही तो द नैरेटिव शिफ्ट टू एंटी इनकम्बेंसी, साइलेंट गवर्नेंस मैटर्स, हाउ इलेक्टोरल डिस्कशन बिकम्स प्रैक्टिकल ड्रिवन, फोकसिंग लास्ट मिनट स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स रादर देन लॉन्ग टर्म गवर्नेंस। अब ये चीज़ आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स कि जब भी चुनाव आने वाले होते हैं तो कोई भी पार्टी जो होती है वो एक तरीके से एक्टिव हो जाती है, यानी कि पिछले 4 साल में कोई काम ना करना, एंड जब लास्ट ईयर जब इलेक्शंस का होता है तो उस समय पे एक पूरी ही तरीके से अपने गवर्नेंस का जो तरीका है वो बदल देना, यानी कि काफ़ी सारे फ्रीबीज बांट देना, काफ़ी सारी पॉलिसीज़, काफ़ी सारे लॉज, या फिर बात करूँ काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट कर देना। तो इनके कारण होता क्या है कि अब वो बात नहीं है कि जो इलेक्शन जो जनता है या जो वोट करने वाले लोग हैं वो अब इतने ज़्यादा एक तरीके से उनको अब कहते हैं ना कि ये पहले का जो पैटर्न है वही चलता है, ऐसा नहीं है। अगर आप लास्ट टाइम पे ऐसे कुछ स्कीम्स ला रहे हैं या ऐसी कुछ फ्रीबीज दे रहे हैं तो पीपल नो कि आपने 4 साल से कुछ काम नहीं किया है, न जब बारी आ रही इलेक्शन की तो आप फ्रीबीज बांट रहे हैं या फिर आप ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिससे जनता का फ़ायदा हो। तो इन सभी चीज़ों पे फोकस ना करके गवर्नमेंट को इन सभी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि जो 5 साल उनको मिले हैं उनके अंदर वो कैसे जो सरकार चला सकते हैं, बेहतर तरीके से सरकार चला सकते हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर ये जो एक आंकड़ा रखते हैं लोग एवरेज का, लॉ ऑफ एवरेज, कि नहीं इस बार तो इसकी सरकार आएगी या एक्स सरकार आएगी या वाई सरकार आएगी, तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे कुछ काम कीजिए या फिर ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाए जिसके कारण आपको इस चीज़ का खतरा ना हो कि आप पावर से चले जाएंगे या फिर ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकती है। तो इट्स बेटर कि आप पार्टी है, जो भी पार्टी है, वो 5 साल तक लगातार ऐसे कुछ काम करे जिसके कारण ये जो लॉ ऑफ एवरेज है वो उनके अगेंस्ट जाए ही ना। बीजेपी को एक इफेक्टिव रोल बताया गया कि कैसे बीजेपी की जो लास्ट में स्ट्रैटेजीज हैं वो एक गवर्नेंस के अंदर एक गेम चेंजिंग है। बिकॉज अब ये कोई एक पार्टी की मैं आपके सामने सराहना नहीं कर रहा हूँ, बट द फैक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, फैक्ट आप सभी के सामने कि कैसे जो बीजेपी सरकार है या फिर बीजेपी की जो पार्टी है ये लास्ट मिनट पे, या मैं बात करूँगा कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि जो लोग हैं उन्हें भी पता है कि बिकॉज कहीं भी सरकार जब बनती है तो उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है काम करना, जो लोगों के प्रति एक समर्पित हो, या फिर लोगों का जो एक तरीके से जो भी आपको अच्छी तरीके गवर्नेंस चलानी है, क्राइम फ्री स्टेट बनाना है या फिर एजुकेशन वाइज बनाना है या हेल्थ वाइज स्टेट को बेहतर बनाना, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो 5 साल लगातार जब तक आपकी सरकार है आपको काम करते रहना चाहिए। इन सभी चीज़ों के अंदर जो बीजेपी की सरकार है वो कहीं ना कहीं एक कदम आगे है, बिकॉज जो प्रो इनकम्बेंसी है वो इसीलिए चलती आ रही है। गुजरात की या फिर मध्य प्रदेश की बात करूँ तो displacement and deliberation, the trend showcase a shift from rational debate to sensational communication, focusing on baseless question of spectacle driven strategy rather than policy deliberation। अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे एंटी इनकम्बेंसी है ये ट्रेंड्स के ऊपर फोकस ज़्यादा करती है रादर देन कि जो मेन इश्यूज़ हैं, जो भी एक बेसलेस चीज़ें होती है ना कि इस बार तो इसकी सरकार आएगी क्योंकि ट्रेंड चलता रहा है, फिर एवरेज जो है वो इसके रहा है कि अब एंटी इनकम्बेंसी इन सभी के कारण हुआ क्या है। बिकॉज आपको पता है कि पीपल आर सो स्मार्ट राइट नाउ, तो ये जो एग्जिट पोल्स होते हैं वो भी आजकल इतने कोई खास एक्यूरेट में देखने को मिलते नहीं। आपने देखा भी होगा न्यूज़ चलने में जो भी एग्जिट पोल्स आए थे उनके आसपास भी 5 राज्यों में आसपास भी एग्जिट पोल्स नहीं थे, बिकॉज पीपल आर मोर अवेयर कि उन्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, या फिर उन्हें जो सरकार का काम है वो कितना अच्छा लगा है। तो पहले से ही अनुमान लगा लेना कि ये एवरेज काम करेगा, या फिर पहले से ही ऐसा कुछ ट्रेंड निकाल देना कि नहीं ऐसा चलता रहा, तो ये एक कोई सही पैटर्न नहीं है। या फिर फोकस जो है वो सरकार का इस तरफ होना चाहिए कि हम कैसे जो जनता के हित में काम कर सकते हैं, अदर देन कि इस चीज़ पे डिपेंड रहना कि एग्जिट पोल ये कह रहा है या फिर जो भी एक तरीके से ट्रेंड चलता रहा वो हमारे फेवर में काम करेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। यू हैव टू शो द वर्क। So psychology insists of thoughtful reflection of often aligns with power dynamics, don't particularly revealing dispensation campaign and narrative invisibility of crucial issues. The article highlights the disappearance of critical issues like poverty levels and working conditions of migrants in public discourse, replaced by statistical jargon like GDP growth rates.
अभी ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट की बात है या फिर और भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो ये सेंटर लेवल पे काम करती हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ सेंटर लेवल पे काम करेगी, स्टेट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कम है, बट स्टेट्स का पहला जो एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए वो खुद की स्टेट्स की गवर्नेंस सुधारने में, या फिर जो भी जैसे कि एंटी करप्शन चीज़ें हैं, करप्शन के अगेंस्ट चीज़ें हैं, ऐसे कुछ लाना, या फिर क्राइम रेट्स को कम करना, हेल्थ वाइज बेटर करना, एजुकेशन वाइज, ऐसी कुछ चीज़ें को अगर पहले प्लान की जाएगी या फिर ऐसी कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाएगी तो डेफिनेटली चीज़ें जो है वो एक सही वे में वर्क करेगी। ओवरऑल जो ग्रोथ है वो जीडीपी के अंदर तो ग्रोथ करने ही वाली है। तो एक तरीके से ये कहना कि हम तो जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे या फिर ऐसे बड़ी बड़ी जो वादे हैं वो कर देने से अच्छा है कि आप एक स्मॉल लेवल पे काम शुरू कीजिए, देन धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा ना कि पर्सनैलिटी कैसे आपकी हर दिन इम्प्रूव होती है, एकदम से आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही गुड गवर्नेंस जो है वो ऐसे नहीं है कि 4 साल आप रेस्ट किया, अगले साल आप काम करेंगे, देन आपकी सरकार जो अच्छा काम करेगी। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आपको हर साल ऐसे कुछ लॉज, ऐसे कुछ रूल्स बनाने पड़े जिसके कारण आपका स्टेट जो है, आप जिस भी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बनाई है आपने, उस स्टेट का एक आप उद्धार कर सकें। तो ऐसी चीज़ों से तभी सरकार चलेगी। अब लास्ट मिनट पे, बिकॉज मैंने आपको कहा ना कि अब इलेक्टर जो है वो भी स्मार्ट है, उनको पता है कि अगर आप लास्ट टाइम पे ऐसे कुछ फ्रीबीज देंगे तो उससे काम चलने वाला नहीं है। टेक्नोक्रेटिक invisibilization, the technocentric discourse sidelines pressure social issues leading to hyper nationalism and fanatics vision of becoming विश्व गुरु वर्ल्ड लीडर। वही मैं आपके साथ जो अभी शेयर किया कि कैसे हमको विश्व गुरु बनने के बारे में सोचना चाहिए, बट यस उससे पहले हमसे ज़रूरी है कि हम जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, चाहे वो पॉवर्टी कम करना है या फिर जीरो हंगर का जो एम है उसे अचीव करना, तो ये सभी चीज़ें करना ज़रूरी है, रादर देन कि हम इस बड़ी फोकस इस पर रखें। अब बात आती है कि रिटर्न टू मीनिंगफुल डिबेट। अब मीनिंगफुल डिबेट पाने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको पता है कि लॉ ऑफ जो एवरेज है वो काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि आप इस बार चुन के आए तो अगली बार आप आ जाएंगे, दैट्स नॉट द राइट। एंड उसके अलावा जो मीनिंगफुल डिबेट है वो होनी चाहिए कि कैसे हम गरीबी कम कर सकते हैं, जो रोज़गार का जो लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं, क्राइम रेट्स कम कर सकते हैं, हेल्थ वाइज हमारे स्टेट को कैसे बढ़ा सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, सोशल पॉलिटिकल कंसर्न है, उनको गोल में लाना पड़ेगा, और इन सभी चीज़ों के कारण जो एक सरकार है वो एक बेहतर तरीके से काम कर सकती है। Now let's move toward the second article. आज का सेकंड आर्टिकल है हार्वेस्ट द उड़ीसा स्टोरी टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। अब डियर फ्रेंड्स, गवर्नेंस की जब बात आती है तो यू नो कि जो नवीन पटनायक है उड़ीसा के सीएम, ही इज़ डूइंग एक्सेप्शनल गुड जॉब, बिकॉज हमने देखा कि पहले कैसे स्कूल्स की जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हमने डिस्कस किया ना एक हमारे वीडियो के अंदर, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो गवर्नमेंट स्कूल है उड़ीसा के अंदर उनको प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनसे बेहतर बनाया जा रहा है। तो दैट इज़ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। उनसे एक सीख लेने की ज़रूरत है सभी सीएम्स को, मेरा ये मानना है। क्लाइमेट ऑन क्राइसिस इम्पैक्ट आर्टिकल्स में डिस्कस किया कि कैसे COP28 की जो मीटिंग चल रही है अभी दुबई के अंदर, उसके अंदर जो मेन इशू है वो क्लाइमेट चेंज का है। उसके कारण जो इंक्रीज डिजास्टर है या फिर हंगर मैनेजमेंट है, माल न्यूट्रिशन एंड डिक्लाइन फूड प्रोडक्टिविटी है, ये आपस में पैरेलली मूव करते हैं जब बात होती है क्लाइमेट क्राइसिस की। बिकॉज जैसे क्लाइमेट मूव होगा या फिर क्लाइमेट जितना ज़्यादा ख़राब होता जाएगा उतनी ज़्यादा हंगर की जो प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड वो बढ़ती जाएगी। तो इन्हीं चीज़ों को एड्रेस किया गया है COP28 में। साथ ही जो उड़ीसा की एग्जाम्पल मॉडल दिया गया, इसके अंदर बताया गया कि कैसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बावजूद भी जो एक उड़ीसा का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेबल है, काफ़ी ज़्यादा अप्लॉजेबल है। इसी के कारण सोर्स ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ फॉर क्रिएटिंग सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फूड सिक्योरिटी मॉडल्स। अब इट्स सेट कि इतने ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा डिज़ास्टर, उड़ीसा आपको पता है एक डिज़ास्टर प्रोन एरिया है, वहाँ पे फ्लड्स की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है हर साल। बट इसके बावजूद भी जो एक वहाँ पे मॉडल है एग्रीकल्चर का, दैट वाज फैंटास्टिक, बिकॉज वहाँ का जो मॉडल है अभी आप मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कैसे उड़ीसा ने जो एक इन सभी चीज़ों को टैकल किया है। इतने डिज़ास्टर वहाँ पे आते हैं बट स्टिल जो एक फार्मिंग के लेवल पे जब बात आती है तो एक गवर्नेंस ने काफ़ी अच्छा काम किया। सोर्स ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ एंड क्रिएटिंग सस्टेनेबल इक्विटेबल फूड सिक्योरिटी मॉडल्स। अब ऐसे कुछ आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ या फिर सस्टेनेबल फूड मॉडल्स जो है वो तैयार किए गए उड़ीसा के अंदर, जिसकी चर्चा जो है पूरे वर्ल्ड वाइड हो रही है। एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जहाँ पे मूविंग फ्रॉम राइस इम्पोर्ट्स टू रिकॉर्ड हाई फूड ग्रेन्स प्रोडक्टिव प्रोडक्शन बाय एम्पावरिंग स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एंड ट्रिपलिंग राइस यील्ड इन 2 डिकेड्स। पिछले 2 दशकों से मैं बात करूँगा कि कैसे मार्जिनल फार्मर्स हैं या फिर जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको और ज़्यादा इम्पावर करके, जहाँ पे पहले उड़ीसा राइस जो है वो इम्पोर्ट करता था, अब वो राइस एक्सपोर्टिंग स्टेट बन गया है। पिछले कुछ सालों के अंदर बात करें तो वो हुआ कैसे है कि जो स्मॉल
मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको एम्पावर किया है, उनको टेक्नोलॉजी ड्रिवन किया है। साथ ही में जो अच्छी क्वालिटी के राइस है, ट्रिपल राइस यील्ड्स जो है वो यूज़ किए गए हैं, जिसके कारण जो प्रोडक्शन ऑफ राइस है वो काफ़ी बड़ा है। एंड फ्रॉम इम्पोर्ट्स दे हैव गॉन टू एक्सपोर्ट्स। कुछ स्कीम के बारे में बताया गया है, जैसे कालिया स्कीम जो है, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड इनकम आर्गुमेंटेशन, ये स्कीम है। साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैव बोस्टेड नॉन पैडी क्रॉप कल्टीवेशन, एडिंग इन डाइवर्सिफिकेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। अभी क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली काम करना, या फिर जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसी चीज़ को अपनाते हुए जो उड़ीसा सरकार है उन्होंने कुछ ऐसी जो स्कीम्स है, जैसे कालिया स्कीम है या फिर साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, तो ये सभी इनकलकेट की, जिसके कारण फूड प्रोडक्शन पिछले कुछ समय से काफ़ी बड़ा है उड़ीसा के अंदर। Regional initiative practice steps to climate change action plan address vulnerabilities to climate change involve multiple sectors and civil society inputs। अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान जो है वो रेडी किए गए, उसके ऊपर अमल किया गया है, साथ ही में जो क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है, और उसी को इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस या फिर जैसे कुछ काउंटर प्लान जो है वो तैयार किए गए सरकार के द्वारा, जिसके कारण एक फूड प्रोडक्शन जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर गया है उड़ीसा का। मॉडर्न अप्रोच रखी गई है जहाँ पे क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रेटजी है उनको इन्वॉल्व किया गया है। लोकल लेवल मॉनिटरिंग, वीकली क्रॉप मॉनिटरिंग सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रॉप प्लानिंग एंड इनेबलिंग क्विक एक्शन ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशंस। अभी ये सभी स्टेप जो है वो उड़ीसा ने उठाया, जिसके कारण जो एक नीचे से लेकर उच्च स्तर है वहाँ तक गया है। जब बात होती है क्रॉप प्रोटेक्शन की, चाहे वो वीकली क्रॉप मॉनिटरिंग हो, चाहे लोकल लेवल पे मॉनिटरिंग हो क्रॉप्स की, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रॉप मैनेजमेंट हो, या फिर इनेबलिंग क्विक एक्शन, जिसके कारण एडवर्स वेदर कंडीशन जब हो जाती है जहाँ पे हमें ड्राफ्ट देखने को मिल सकता है, या फिर जो एक्स्ट्रा जब कहते हैं ना कि फ्लड्स के जो सिचुएशन बनते हैं, तो उन सभी सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, क्रॉप्स को कैसे बचाया जाए, ये सभी प्रैक्टिस जो ऑलरेडी इन्वॉल्व की गई है इस सभी स्कीम्स के अंदर। क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस जैसे मैंने आपको बताया कि फार्म मैनेजमेंट है, इंटीग्रेशन वाटर मैनेजमेंट है, पेस्ट सर्विलेंस है, मैकेनाइजेशन है, एनहांसिंग फूड प्रोडक्शन, ये सभी इन्वॉल्व किए गए हैं ताकि जो फूड प्रोडक्शन है उसको एक बूस्ट दिया जा सके। सरप्लस स्टेट स्टेटस बताया गया कि कैसे टर्न इनटू सरप्लस स्टेट फॉर पैडी प्रोडक्शन कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज राइस प्रोडक्शन एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब जहाँ पे पहले उड़ीसा इंपोर्ट करता था, वहाँ उड़ीसा जो है वो इंडिया पे एक ऐसा स्टेट खड़ा है जहाँ पे वो लोगों को सामने से एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यू कैन सी कि कितना ज़्यादा प्लानिंग, कितनी ज़्यादा एक साइंटिफिक अप्रोच रही होगी उड़ीसा की, जहाँ पे उन्होंने कहाँ पे वो लोग सामने से जो चावल मंगाते थे अब सामने से एक्सपोर्ट करने लगे अपनी चावलों को। तो दैट्स अ रियली गुड थिंग। सोशल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो कोलैबोरेशन विद ऑर्गेनाइजेशन, अब यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम्स है उसके साथ इनिशिएटिव्स कोलैबोरेट किए गए हैं ताकि फूड सिक्योरिटी की स्कीम जो है उनको लाया जा सके। साथ ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसकी रैंकिंग अंदर इंडेक्स जो इंडेक्स है उसके अंदर भी काफ़ी उड़ीसा जो है टॉप पर हमें देखने को मिलता है। बिकॉज आपको पता है कि कैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि चीज़ें जो है वो उड़ीसा के अंदर गुड तरीके से जा रही है। वहाँ की जो गवर्नेंस है या फिर वहाँ के जो मैनेजमेंट है, दैट्स रियली गुड, डूइंग देयर गुड जॉब। डेवलपमेंट मॉडल्स की बात की जाए तो ट्रांजिशन फ्रॉम स्कैसिटी टू सरप्लस इन फूड गेन्स कपल्ड विद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फोकस ऑन स्मॉल होल्डर इंटरेस्ट ऑफर यूनिक एंड रिप्लेसेबल मॉडल्स फॉर अदर स्टेट्स फेसिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। अब दूसरे स्टेट्स भी जो है वो उड़ीसा से एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं और एक क्लाइमेट चेंज, अब एक बहाना होता है ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्रॉप कैसे बचेगी, क्रॉप्स कैसे उगेगी, तो उसका एक बेहतर एग्जाम्पल उड़ीसा में देखने को मिलता है कि अमिड स्टेट में आपको पता है कितनी ज़्यादा फ्लड्स उड़ीसा में देखने को मिलती है हर साल। इसके बावजूद भी उड़ीसा जो है एक सरप्लस स्टेट है इन टर्म्स ऑफ राइस प्रोडक्शन। तो ये था आज का सेकंड आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ में आएगा कैसे उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। जहाँ पे फूड की स्कैसिटी थी वो अब फूड सरप्लस में आ चुका है एंड एज एक्सपोर्टर ऑल्सो। हेडलाइन चेकआउट कर लेते हैं। करंट अफेयर्स भी हैं। इंडिया क्लाइम्स टू 7 प्लेन ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस, तो ये एक इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है आप सभी के लिए। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंडियाज फर्स्ट आर्ट एंड डिज़ाइन बिनाइल। बिनाइल होता आएगी साल में 2 बार जो होना जिसे हम कहते हैं। तो इंडियन आर्ट एंड डिज़ाइन का जो प्रोग्राम है वो रेड फोर्ट से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
इनॉग्रेट किया है। साथ में इंडियन आर्मी कंडक्ट्स TTX फॉर एशियन वुमेन पीस कीपर। अब इंडियन आर्मी ने जो एशियन वुमेन पीस कीपर्स हैं उन सभी के लिए एक मीटिंग होस्ट किया है। साथ ही विष्णुदेव जो छत्तीसगढ़ के हैं, मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के हैं, और भजन लाल शर्मा ये राजस्थान के नए CM नियुक्त किए हैं। तो ये तीनों स्टेट्स के और बाकी दोनों स्टेट से तेलंगाना मिजोरम में अपना पहले से शेयर कर चुका हूँ। तो नाम याद रखिएगा आप, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर कि छत्तीसगढ़ के नए CM विष्णुदेव हैं, मध्य प्रदेश के मोहन यादव और राजस्थान के नए CM है भजन लाल शर्मा। तो या दैट्स अप टुडेस एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। यस ऑफ कोर्स आई नो कि ये लाइक करना ना करना एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट थैंक यू सो मच अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो। एंड कमेंट कर दीजिए अपने आंसर्स। एंड ज़रूर मैं आपसे चाहूँगा कि अपने रियल थाट्स हैं ज़रूर शेयर कीजिए। आपको जो भी लगता है इस सीरीज़ के बारे में अच्छा है बुरा है, वॉट एवर इट इज़, प्लीज़ शेयर इट मी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। शेयर कर दीजिए वीडियो को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को दबा दीजिए फॉर द नोटिफिकेशंस। And yeah, that's it. This is Rupendra Shekhawat signing off. Jai Hind, and I'll see you in the next episode.